कैसे हैं आप सब। मैं नेहा राजवंशी क्लास 12th की आज के हमारे इस इंग्लिश क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम विस्तास बुक का चैप्टर 5th पढ़ रहे थे जिसका नाम है शुड विजार्ड हिट मॉमी। तो बच्चों, हमने अब तक पढ़ा था स्टोरी में एक 4 ईयर गर्ल है जिसे उसके फादर जैक स्टोरी सुनाया करते थे जब भी उसका नैप टाइम होता था। और इस बार वो स्टोरी सुना रहे थे रॉजर स्कंक की, जो कि एक छोटा सा क्रिएचर है और उसकी प्रॉब्लम ये थी कि उसमें से बहुत बुरी स्मेल आया करती थी। लेकिन एक विज़र्ड उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है अपना मैजिक स्पेल यूज़ करके, और उसकी बैड स्मेल को वो चेंज कर देता है रोजेस की स्वीट स्मेल में। रोजर स्कंक बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जब वो शाम को अपने घर जाता है बच्चों, तो रोजर स्कंक की मम्मी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि विज़र्ड ने उसकी ओरिजिनल स्मेल उससे ले ली और रोजेस की स्मेल उसे दे दी। उसकी मम्मी इतना गुस्सा हो जाती हैं कि वो रोजर स्कंक को लेके उसी समय वापस विज़र्ड के पास जाती हैं और अपने गुस्से में वो एक अम्ब्रेला लेके जाती हैं और उस अम्ब्रेला से वो विज़र्ड के सिर को हिट कर देती हैं, विज़र्ड के सिर पे वो मार देती हैं। तो बच्चों, ये बहुत ही एक अनएक्सपेक्टेड टर्न था स्टोरी में, जिसे जो ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसे लग रहा था कि स्टोरी जो है वो ख़त्म हो गई है, एक हैप्पी एंडिंग स्टोरी की हो चुकी है, रोजर स्कंक की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। लेकिन स्टोरी एंड नहीं हुई थी। आगे ये एक अनएक्सपेक्टेड टर्न, यानी कि जिसे हम ट्विस्ट भी कह सकते हैं, वो स्टोरी में आ चुका है, जो बिल्कुल समझ नहीं पा रही। उसे अच्छा नहीं लग रहा कि फिर से ये क्या हो रहा है, रोजर स्कंक की मम्मी ऐसा क्यों कर रही हैं। तो बच्चों, आगे अब स्टोरी में क्या होता है, जैक अपनी स्टोरी किस तरह से ख़त्म करते हैं, हम आज देखेंगे इस वीडियो में जब हम ये चैप्टर आज कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। No, Jo said and put her hand out to touch his lips, yet even in her agitation did not quite dare to stop the source of truth। तो बच्चों, जैसे ही जैक ने सुनाया कि रोजर स्कंक की मम्मी ने अम्ब्रेला से विज़र्ड के सिर पे हिट कर दिया, तो ये सुनते ही जो 4 साल की छोटी बच्ची है वो इतनी टेंस्ड हो जाती है कि अरे रोजर स्कंक की मम्मी क्या कर रही हैं, कहीं विज़र्ड गुस्से में आके कुछ ऐसा ना कर दे, वो इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही है। अब जब रोजर स्कंक इतना खुश है तो उसकी मम्मी ऐसा क्यों कर रही है। तो उसको ये कहानी इस तरह से टर्न लेती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो वो चिल्ला के कहती है, नहीं डैडी, आप इस तरह कहानी आगे मत बढ़ाइए। और वो बिल्कुल नहीं चाहती है कि जैक आगे इस तरह से अपनी कहानी को बढ़ाए। तो वो अपना हाथ बाहर की तरफ फैलाती है और अपने फादर के लिप्स को टच कर देती है। वो अपने फादर को चुप करना चाहती है कि फादर, आप ये क्या बोल रहे हो, आप इस तरह से अपनी स्टोरी में इस तरह के इवेंट्स आप मत क्रिएट करो, आप इस तरह की स्टोरी आगे मत बढ़ाओ। तो अपने फादर को चुप करना चाहती है, फादर के लिप्स को वो टच कर लेती है, लेकिन फिर भी उसमें इतनी हिम्मत नहीं है, डेयर कहते हैं साहस करना, हिम्मत करना, लेकिन वो इतनी हिम्मत नहीं कर पाती कि वो अपने फादर को स्टॉप कर पाए, अपने फादर को चुप कर पाए। तो वो बहुत ज़्यादा एजिटेशन में है, बहुत ज़्यादा चिंता में तो है, उसको प्रॉब्लम हो रही है कि फादर किस तरह की स्टोरी सुना रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने फादर को वो चुप कर पाए। इंस्पिरेशन केम टू हर, तभी उसके अंदर एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा आ जाती है। वो अपने आप से स्टोरी को फिर से एक हैप्पी एंडिंग की तरफ वो टर्न करना चाहती है। तो वो आगे क्या कहती है, देन द विज़र्ड हिट हर ऑन द हेड एंड डिड नॉट चेंज दैट लिटिल स्कंक बैग। तो अब जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करती है। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि रोजर स्कंक की प्रॉब्लम जो फाइनली सॉल्व हुई है वो फिर से उसी प्रॉब्लम में आ जाए, फिर से उसकी वही बैड स्मेल उसमें फिर से आ जाए। तो जो अपनी तरफ से कहानी को आगे बढ़ाती है वो कहती है कि तो फिर विज़र्ड ने क्या किया, जब रोजर स्कंक की मम्मी ने विज़र्ड को हिट किया तो विज़र्ड ने भी वापस से रोजर स्कंक की मम्मी को हिट किया उनके सिर पे, और उसने रोजर स्कंक की स्मेल को चेंज नहीं किया। रोजर स्कंक में वही रोजेस की स्मेल ही विज़र्ड ने रहने दी। नो, ही सेड, द विज़र्ड सेड ओके एंड रोजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेस एनीमोर। तो जैक कहते हैं, नहीं, स्टोरी में ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि जब विज़र्ड ने सुना कि रोजर स्कंक की मम्मी को अच्छा नहीं लगा ऐसा करना, तो विज़र्ड ने कहा ठीक है, और उन्होंने रोजर स्कंक की स्मेल को फिर से चेंज कर दिया, फिर से उसे रोजेस की स्मेल ले ली और फिर से उसको वही स्कंक की स्मेल दे दी। तो बच्चों, जैक जो है वो जो के आइडिया को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। वो अपनी तरफ से जैसा वो चाहते थे, जैसा उन्होंने सोचा था, वो उसी तरह से अपनी स्टोरी आगे कंटिन्यू करते हैं, लेकिन ये एंड जो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था।
ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन। तो जैक कहते हैं कि विज़र्ड ने रोजेस स्कंक की स्मेल को फिर से चेंज कर दिया, रोजेस की स्मेल उससे ले ली और फिर से उसको वही पुरानी स्कंक वाली स्मेल दे दी और फिर से उसमें से वही बहुत बुरी स्मेल आने लग गई। बट दी अदर लिटिल एम्यू, ओ एम्यू, तो बच्चों जो बहुत परेशान है रोजेस स्कंक को लेके, उसे लग रहा है कि अगर फिर से उसमें से वही बैड स्मेल आएगी तो फिर से ये पहले वाली प्रॉब्लम फेस करेगा, कोई भी इसके साथ खेलेगा नहीं, इसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं रहेंगे। तो जो कह रही है कि लेकिन वो जो बाकी छोटे छोटे जानवर हैं, अरे वो जानवर, जॉनी इट्स डैडीज स्टोरी, शैल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज। तो बच्चों जैक को अच्छा नहीं लग रहा कि जो है इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही, जिस तरह से जैक सुना रहे हैं स्टोरी, उसी स्टोरी को वैसे का वैसा एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही, क्यों वो इस स्टोरी का क्लाइमैक्स चेंज करना चाहती है, क्यों वो इसे हैप्पी एंडिंग ही बनाना चाहती है। तो जैक कहते हैं जॉनी, तो बच्चों उसका पूरा नाम है जॉनी, तो जैक कहते हैं कि जॉनी ये डैडी की स्टोरी है, तो जैसे डैडी चाहेंगे, जैसा मैं चाहूँगा, मैं वैसे अपनी स्टोरी को एंड करूँगा। तो कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें अब से स्टोरी ना सुनाऊँ, क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें अब से स्टोरी सुनाना बंद कर दूँ, ये मेरी स्टोरी है, जैसे मैं सुना रहा हूँ तुम इस स्टोरी में चेंजेस मत करो, मैं जैसे सुना रहा हूँ तुम उसको वैसे ही सुनो और समझो। हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम थ्रू शिफ्टेड लाइट एस्टाउंडेड। तो बच्चों जो बहुत ज़्यादा शॉक्ड है, उसे समझ नहीं आ रहा कि स्टोरी में क्या हो रहा है। रोजेस स्कंक की प्रॉब्लम जब सॉल्व हो चुकी थी तो फिर से उसको वही स्मेल क्यों मिल गई, तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड है, हैरान है, और वो अपने ब्रॉड फेस से अपने फादर को देख रही है और वहाँ पे जो कर्टन है, कर्टन में से थोड़ी थोड़ी सी लाइट उसके फेस पे आ रही है और वो बहुत हैरानी से अपने फादर को देख रही है। दिस इज़ वॉट हैपन्ड देन। तो जैक कंटिन्यू करते हैं और कहते हैं कि और फिर यही हुआ, विज़र्ड ने रोजेस स्कंक की स्मेल को फिर से चेंज कर दिया और उसे वही पुरानी वाली बैड स्मेल दे दी। रोजेस स्कंक एंड हिज मॉमी वेंट होम एंड दे हर्ड वू वू एंड इट वॉज द चू चू ट्रेन ब्रिंगिंग डैडी स्कंक होम फ्रॉम बोस्टन। और बच्चों हर बार स्टोरी में क्या होता था कि जो छोटा क्रिएचर था उसकी जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी तो फिर वो शाम को अपने घर जाता था और फिर उस ट्रेन का वेट करता था जिस ट्रेन में बैठ के उसके डैडी बोस्टन से आते थे। तो फिर जैक फिर से वही पुराने पैटर्न पे अपनी स्टोरी को ले आते हैं, उसी तरीके से अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं और कहते हैं कि फिर रोजेस स्कंक और उसकी मम्मी घर चले गए और जब वो घर पहुंचे तो उन्हें ट्रेन की आवाज़ आई, ट्रेन की साउंड आई, वू वू, और ये वही ट्रेन थी जिस ट्रेन में डैडी बैठ के आ रहे थे बोस्टन से। तो अब जो डैडी स्कंक हैं वो भी बोस्टन से आ जाते हैं ट्रेन में बैठ के। एंड दे हैड लीमा बीन्स, कैरली, लीवर, मैश पोटैटोज एंड पाई ओ माई फॉर डेजर्ट। और फिर उन सब ने मिलके रात का खाना खाया और यही स्टोरी एंडिंग हर बार जैक करते थे, वो रात के खाने को भी ज़रूर डिस्क्राइब करते थे, तो वैसे ही वो कर रहे हैं। तो उन सब ने बैठ के अपना डिनर लिया, डिनर में उन्होंने लीमा बीन्स लिए, बीन्स आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों, लीमा बीन्स इस तरह का उन्होंने खाना खाया। कैरली ये ग्रीन वेजिटेबल होती है, ये उन्होंने अपने खाने में खाई। लीवर खाया, मैश्ड पोटैटोज खाए और डेजर्ट के लिए यानी कि लास्ट में स्वीट डिश के लिए उन्होंने क्या खाया, पाई ओ माई। तो इस तरह से उन्होंने एक लेविश डिनर अपना एंजॉय किया। And when Roger's skunk was in bed, Mommy skunk came up and hugged him and said he smelled like her little baby skunk again and she loved him very much। और फिर जब आफ्टर डिनर सब अपने अपने बेड में सोने के लिए चले गए और जब छोटा सा रोजर स्कंक भी अपने बेड पे लेट गया था तो उसकी जो मम्मी थी, मम्मी स्कंक उसके पास आती है और वो अपने बेटे को हग कर लेती है और अपने बेटे से कहती है कि अब वो बिल्कुल पहले जैसा हो गया, अब उसमें फिर से वही स्मेल आ रही है जैसी कि उसमें पहले आया करती थी। तो वो अपने बेटे को हग करके कहती है कि अब वो बिल्कुल उसका वापस पहले जैसा बेटा लग रहा है, जैसे वो पहले स्मेल करता था बिल्कुल वैसी स्मेल उसमें से आ रही है। और वो उसे कहती है कि वो अपने बेटे को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। और यहाँ पे जाके जैक अपनी स्टोरी एंड कर लेते हैं। अब वो कहते हैं कि और इस तरह से स्टोरी एंड हो जाती है। बट डैडी, लेकिन बच्चों जो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है
इस एंडिंग से उसके मन में अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हुआ, मॉमी स्कंक ने ऐसा क्यों किया। तो उसका फिर से क्वेश्चन आता है, लेकिन डैडी व्हाट, जैक कहते हैं बोलो क्या बात है। देन डिड द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, तो बच्चों जो का अभी भी कंसर्न वही है कि अगर रोजर स्कंक में फिर से पुरानी वाली स्मेल आ जाएगी तो जो बाकी एनिमल्स हैं वो अभी भी इसके साथ नहीं खेलेंगे। तो जो वही बात पूछती है कि अब जब उसमें फिर से पुरानी वाली बैड स्मेल आ गई है तो क्या बाकी एनिमल्स उसके साथ खेलेंगे, वो किस तरह से बिहेव करेंगे, क्या वो फिर से भाग जाएंगे। नो, बिकॉज इवेंचुअली दे गॉट यूज टू द वे ही वॉज एंड डिड नॉट माइंड इट एट ऑल। तो जैक कहते हैं नहीं, अब वो ऐसा नहीं करेंगे, अब वो रोजर स्कंक के आने पे भाग नहीं जाएंगे, क्योंकि इवेंचुअली कहते हैं फाइनली, अल्टीमेटली, तो फाइनली इन द एंड वो सभी समझ जाएंगे कि रोजर स्कंक ऐसा ही है, उसमें से ऐसी ही स्मेल आएगी हमेशा, और वो इस चीज़ के यूज टू हो जाएंगे, उन्हें हैबिट पड़ जाएगी उस स्मेल की, और फिर वो बिल्कुल भी माइंड नहीं करेंगे, वो बिल्कुल भी अपनी प्रॉब्लम नहीं शो करेंगे कि उन्हें उस स्मेल से प्रॉब्लम हो रही है। तो जैक कहते हैं कि धीरे धीरे सारे एनिमल समझ जाएंगे कि स्कंक ऐसे ही होते हैं, स्कंक्स में से ऐसी ही स्मेल आती है, और उन्हें भी हैबिट हो जाएगी कि रोजर स्कंक जब आएगा खेलने हमारे साथ तो उसमें से ऐसी ही स्मेल आएगी, और धीरे धीरे वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे और फिर वो बिल्कुल भी माइंड नहीं करेंगे। वर्ड्स इवेंचुअलिटी, तो जब जैक ने बोला था इवेंचुअली, तो जो के लिए एक नया वर्ड था वो समझ नहीं पाई, तो वो उसे मिस प्रोनाउंस करती है, गलत तरह से बोलती है और कहती है इवेंचुअलिटी का क्या मतलब है। इन अ लिटिल वाइल, तो जैक समझाते हुए कहते हैं इसका मतलब है थोड़े समय बाद। डैट वॉज ए स्टूपिड मॉमी, तो बच्चों जो अभी भी हैप्पी नहीं है वो कह रही है कि मॉमी बहुत ही स्टूपिड थी, मॉमी ने बहुत ही गलत काम किया, उन्हें रोजर स्कंक को स्वीट स्मेल रोजेस की ही रखने देना चाहिए था, मॉमी ने ऐसा करके अच्छा नहीं किया। इट वॉज नॉट, ही सेड विथ रेयर एम्फेसिस, तो जो को इस तरह से रिएक्ट करते हुए देख के जैक को अच्छा नहीं लग रहा कि जो इस तरह से अपना रिएक्शन क्यों दे रही है। तो जैक कहते हैं कि नहीं, मॉमी स्टूपिड नहीं थी, और ये बात वो बहुत ज़्यादा एम्फेसिस के साथ, बहुत ज़्यादा जोर देकर कहते हैं, इस तरह से जैसा कि वो कभी नहीं करते थे, बहुत रेयर था कि वो इस तरह से इतना ज़्यादा एम्फेसिस के साथ कोई बात कहते थे। एंड बिलीव्ड फ्रॉम हर एक्सप्रेशन that she realized he was defending his own mother to her or something as old, और जब उन्होंने इतना जोर देके ये बात बोली तो जो के फेस पे जो एक्सप्रेशन था उसको देख के जैक समझ जाते हैं कि जो को शायद ऐसा लग रहा है कि वो रोजर स्कंक की मम्मी को नहीं बल्कि अपनी खुद की मम्मी को डिफेंड कर रहा है, यानी कि उसने इतना जोर देके कहा कि नहीं, मम्मी स्टूपिड नहीं थी, उसने इतना जोर देके कहा कि ऐसा लगा कि वो रोजर स्कंक की मम्मी के बारे में नहीं बल्कि खुद की मदर के बारे में बात कर रहा हो, या फिर इसी तरह से कोई अजीब बात कर रहा हो, ऐसा जो के एक्सप्रेशन को देखकर जैक को लगा। Now I want you to put your big heavy head in the pillow and have a good long nap. He adjusted the shade so not even a crack of the day showed. तो जब स्टोरी एंड हो चुकी थी, और इस स्टोरी जैक ने जो को सुनाई क्यों थी, क्योंकि जो का नैप टाइम था, उसको सोना था, उसको सुलाने के लिए सुनाई थी। तब स्टोरी एंड हो चुकी है लेकिन जो अभी तक सोई नहीं है, तो जैक ने अब फाइनली कहा कि अब स्टोरी एंड हो चुकी है, मैंने पूरी कहानी भी सुना दी, तो अब तुम्हारे सोने का टाइम हो चुका है, तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम पिलो पे लेट जाओ, अपना सिर तुम पिलो पे रख लो और एक अच्छी गहरी लंबी नींद लो। ये कह के वो क्या करता है, जो कर्टन्स थे उन कर्टन्स को एडजस्ट करता है, यानी कि जो कर्टन थोड़ा सा विंडो से हिल गए थे उन्हें फिर से अच्छे से एडजस्ट कर लेता है, विंडोज़ को पूरा अच्छे से कवर कर देता है ताकि बाहर से हल्की सी भी लाइट अंदर ना आए और जो आराम से सो पाए। तो जो को बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए वो विंडो पे लगे हुए कर्टन अच्छे से एडजस्ट कर देता है, विंडो पूरी कवर कर देता है ताकि लाइट की हल्की सी क्रैक, हल्की सी लाइट भी, हल्की सी लाइन भी लाइट की अंदर ना आए। एंड टिप टोट टू दी डोर, और ऐसा करने के बाद वो टिप टोट कहते हैं बिल्कुल दबे पांव चलना, बिल्कुल धीरे धीरे चलना, इस तरह चलना कि चलने की बिल्कुल भी आवाज़ ना आए। तो बिना आवाज़ किए दबे पांव चल के दरवाजे तक जाता है। इन द प्रिटेंस दैट शी वॉज ऑलरेडी स्लीप, और इस तरह से शो
करता है जैसे कि जो ऑलरेडी सो चुकी है। बट व्हेन ही टर्न, तो वो गेट पे चले जाते हैं और गेट पे जाने के बाद जब वो वापस टर्न करते हैं, वापस पीछे मुड़ के देखते हैं, शी वॉज क्राउचिंग ऑन टॉप ऑफ द कवर्स एंड स्टेयरिंग एट हिम, तो वो क्या पाते हैं कि जो लेटी भी नहीं है, वो सोना तो दूर, वो भी तक लेटी भी नहीं है, बल्कि वो क्या कर रही है, जो उसने कवर ओढ़ा हुआ था, ब्लैंकेट या क्विल्ट ओढ़ी हुई थी, उसके ऊपर से वो क्राउच यानी झुककर देख रही है और अपने फादर को वो स्टेयर कर रही है, फादर की तरफ ही वो देख रही है। तो बच्चों, जो अभी भी बिल्कुल हैप्पी नहीं है, वो इस स्टोरी की इस एंडिंग से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। वो यही चाहती थी कि रॉजर स्कंक को अपनी वही स्वीट स्मेल मिली रहे। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मॉमी ने इस तरह से रिएक्ट किया और फिर से उसको वही पुरानी बैड स्मेल दे दी। तो अभी भी वो यही चाहती है कि जो विज़र्ड है वो मॉमी को फिर से हिट करे। मॉमी ने विज़र्ड को क्यों हिट किया, जबकि विज़र्ड ने तो इतना अच्छा काम किया था, तो उसको मॉमी का एक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। Hey, get under the covers and fall fast asleep. Bobby is asleep. तो जब जैक ने देखा कि जो सो नहीं रही है, बल्कि अभी भी उसके मन में कुछ क्वेश्चन है, वो पूछना चाह रही है, बात करना चाह रही है और अपने फादर को वो लगातार देख रही है, तो जैक कहते हैं, अरे तुम सोई नहीं, जल्दी से कवर के अंदर चली जाओ, जल्दी से अपना कवर अच्छे से ओढ़ लो और गहरी नींद में सो जाओ। बिल्कुल कैसे, जैसे तुम्हारा भाई बॉबी सोता है। तो बच्चों, बॉबी 2 साल का है, 2 साल के बच्चे बहुत लंबी देर तक सोते हैं, बहुत गहरी नींद में सोते हैं। तो उसने कहा, जैक ने, कि तुम बिल्कुल वैसे ही सो जैसे तुम्हारा छोटा भाई बॉबी सोता है, तो उसी तरह से तुम भी गहरी लंबी नींद में सो जाओ। She stood up and bounced gingerly on the springs, Daddy। लेकिन बच्चों, जो बिल्कुल सोना नहीं चाहती, उसके माइंड में अभी भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस स्टोरी को लेके। तो वो वापस से स्टूड अप, खड़ी हो जाती है और बाउंस यानी जंप करने लगती है। कैसे, जिंजरली यानी बिल्कुल केयरफुली। तो वो बिल्कुल केयरफुली उन मैट्रेसेस के ऊपर जंप करने लगती है। स्प्रिंग्स कहते हैं मैट्रेसेस। तो जो मैट्रेसेस बेड पे बिछे हुए थे, गद्दे बिछे हुए थे, उन गद्दों के ऊपर, मैट्रेसेस के ऊपर वो बहुत ही केयरफुली जंप करती है और फिर से कहती है, डैडी। व्हाट, जैक कहते हैं, क्या है। Tomorrow I want you to tell me the story, Dad. That wizard took that magic wand and hit that mommy. Her plump arms chopped forcefully right over the head. तो बच्चों, अब जब वो जो के कहने के बाद भी जब जैक ने ये स्टोरी चेंज नहीं करी, इस स्टोरी का क्लाइमेक्स चेंज नहीं करा, तो अब जो का नेक्स्ट प्लान क्या है। वो कह रही है कि ठीक है, आज तो आपने अपनी स्टोरी सुना दी, जैसे आपको सुनानी थी आपने वैसे सुनाई, लेकिन कल मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक वापस स्टोरी सुनाओ। और उस स्टोरी में क्या होगा, उस स्टोरी में विज़ार्ड जो है वो अपना मैजिक वॉन्ड यूज करेगा और अपने मैजिक वॉन्ड को लेके वो मॉमी को हिट करेगा। जैसे मॉमी ने अम्ब्रेला से हिट किया है विज़ार्ड को सिर पे, तो विज़ार्ड अब अपना मैजिक वॉन्ड उठाएगा, अपने मैजिक वॉन्ड से अब वो मॉमी को हिट करेगा। और इतना कहने के बाद वो अपनी प्लम आर्म्स को, प्लम कहते हैं राउंड शेप, तो जो उसकी राउंड शेप की आर्म्स थी, उन आर्म्स को उससे वो क्या करती है, चॉप्ड, यानी उन आर्म से वो एक्शन करके दिखाती है कि विज़र्ड कैसे हिट करेगा। तो अपनी आर्म्स को वो यूज करती है और एक्शन करके दिखाती है कि विज़र्ड अपनी मैजिक वॉन्ड उठाएगा और अपनी मैजिक वॉन्ड से वो मम्मी को हिट करेगा राइट ओवर दी हेड। और कहाँ हिट करेगा, बिल्कुल सिर के ऊपर, बिल्कुल वैसे ही जैसे मम्मी ने विज़र्ड को हिट किया था। तो बच्चों, अब जो कह रही है कि आज आपने अपनी स्टोरी चेंज नहीं करी, कोई बात नहीं, लेकिन कल आप मुझे वापस एक स्टोरी सुनाओगे और उस स्टोरी में अब विज़र्ड मॉमी को हिट करेगा बिल्कुल सिर के ऊपर अपने मैजिक वॉन्ड का यूज करके, और वो अपने हाथों से एक्शन करके बताती है कि इस तरह से विज़र्ड हिट करेगा। नो, दैट्स नॉट द स्टोरी। तो जैक कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई स्टोरी नहीं होती। द पॉइंट इज दैट द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मॉमी मोर देन ही लव्ड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स एंड शी न्यू व्हाट वाज राइट। तो बच्चों, अब जैक को लग रहा है कि जो इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही है, यानी कि उसको लग रहा है कि उस लिटिल स्कंक में जो अपने आप को फील कर रही है, वो अपने आप को एक रिलेशन फील कर रही है, और उसको लग रहा है कि जैसे रॉजर स्कंक की मॉमी जो है वो
वो रोजर स्कंक जैसा चाहता था, रोजर स्कंक को उसकी मम्मी ने वैसा नहीं करने दिया। तो जो ये बात अपने लिए फील कर रही है कि उसकी मम्मी, उसके पेरेंट्स भी उसे अपनी इच्छा से कोई काम नहीं करने देते, तो वो एक कनेक्शन फील कर रही है रोजर स्कंक के साथ। उसे ऐसा फील होता है कि रोजर स्कंक की मम्मी जो है उसकी बात को नहीं समझ पाई, वो इतना दुखी था, इतना परेशान था, फिर भी रोजर स्कंक की मम्मी ने उसको फिर से वही बैड स्मेल दे दी। तो अब वो मम्मी को पनिश करना चाहती है, मम्मी को वो हिट करना चाहती है, विज़र्ड से हिट करवाना चाहती है। और इस बात से जैक बहुत परेशान हो जाते हैं कि जो इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही है। तो अब वो जो को समझाना चाहते हैं। तो जो को समझाते हुए वो कह रहे हैं कि इस स्टोरी का जो मेन पॉइंट था, वो मेन पॉइंट क्या था कि जो छोटा सा लिटिल स्कंक है वो अपनी मम्मी को बहुत प्यार करता था बाकी सभी एनिमल से, यानी कि बाकी सभी एनिमल्स चाहे उसके साथ ना खेले या वो उसकी बैड स्मेल के बारे में चाहे जो भी कहे, लेकिन वो सबसे ज़्यादा अपनी मम्मी से प्यार करता था और उसकी मम्मी को अच्छे से पता था कि उसके लिए क्या सही है। तो बच्चों, जैक यहाँ जो को समझाना चाहते हैं कि पेरेंट्स हमेशा जानते हैं कि उनके बच्चे के लिए क्या सही है। रोजर स्कंक को अभी नहीं समझ आ रहा था, उसे लगा कि बाकी एनिमल्स उसे चिढ़ाते हैं तो उसे अपनी स्मेल चेंज कर लेनी चाहिए, लेकिन उसकी मम्मी अच्छे से जानती थी कि उसके लिए क्या सही है। उसकी मम्मी को पता था कि रोजेस की स्मेल उसकी ओरिजिनल स्मेल नहीं है, स्कंक जैसे स्मेल करते हैं उसे भी वैसे ही स्मेल करना चाहिए। और अगर बाकी के एनिमल्स सच में केयर करते हैं उसके लिए, सच में उसके फ्रेंड्स है, तो वो अपने आप समझ जाएंगे और वो उसको वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे। तो जैक अब जो को समझाना चाहते हैं कि पेरेंट्स हमेशा से अपने बच्चों के लिए अच्छा करते हैं क्योंकि पेरेंट्स हमेशा जानते हैं कि उनके बच्चों के लिए क्या सही है। नो टुमारो यू से ही हिट एट मॉमी डू इट। लेकिन बच्चों, जो अभी भी नहीं समझ रही है वो रोजर स्कंक का की साइड लेना चाहती है। उसको लग रहा है कि उसकी मॉमी ने बिल्कुल सही नहीं किया, उसकी मॉमी ने बिल्कुल गलत डिसीजन लिया है और उसके लिए उन्हें वो पनिश भी करना चाहती है। तो वो कहती है नहीं, कल आप मुझे वही स्टोरी सुनाओगे जिसमें विज़र्ड रोजर स्कंक की मॉमी को हिट करेगा। डू इट, आपको ऐसा ही करना होगा, कल आपको मुझे यही स्टोरी सुनानी होगी। She kicked her legs up and sat down on the bed with a great heave and complaint of springs। और ऐसा कहते ही वो क्या करती है, अपने लेग्स को वो किक की तरह ऊपर उछालती है और फिर बैठ जाती है। कहाँ पर? बेड के ऊपर। तो इतनी देर से वो जंप कर रही थी, अब वो अपने पैरों से किक करती है और बैठ जाती है। कैसे? ग्रेट हीव, हीव कहते हैं लंबी सांस लेना। तो एक लंबी सांस लेके वो बेड के ऊपर बैठ जाती है। कंप्लेंट ऑफ स्प्रिंग्स का मतलब है वही मैट्रेसेस। तो मैट्रेसेस के ऊपर, बेड के ऊपर बैठ जाती है और अपने फादर से कहती है कि कल आप मुझे यही स्टोरी सुनाओगे। एज शी हैड डन हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स बिफोर एक्सेप्ट एट दिस टाइम शी डिड नॉट लाफ। और ऐसा उसने इससे पहले कई बार किया है। वो इस तरह से मैट्रेसेस पे जंप करती है और फिर बैठ जाती है। तो ऐसा उसने इससे पहले भी कई बार किया है, लेकिन इस बार ऐसा करते समय वो बिल्कुल भी हंस नहीं रही थी क्योंकि इस समय वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड है, बहुत ज़्यादा सीरियस है। वो स्टोरी को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही इस तरीके से। वो नहीं चाहती कि मम्मी अपना डिसीजन रोजर स्कंक के ऊपर थोपे। वो चाहती थी कि रोजर स्कंक ने जो डिसाइड किया है, वो जिस तरह से रहना चाहता है वो उसी तरीके से रहे। उसे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था कि मदर ने अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लिया और उसकी स्मेल चेंज करवा दी। तो बच्चों, यहाँ हम देख सकते हैं कि जो 4 साल की बच्ची है वो रोजर स्कंक के साथ एक कनेक्शन फील कर रही है और जिस तरह से वो खुद नहीं चाहती थी कि उसके पेरेंट्स उसे कंट्रोल करे, उसे भी ये बात अच्छी नहीं लगती थी। वो भी जिस तरह से खुद रहना चाहती थी, खुद कुछ करना चाहती थी, वो भी ऐसे ही चाहती थी। तो यही बात वो रोजर स्कंक में देख रही है। उसे नहीं अच्छा लगा कि उसकी मम्मी ने अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लिया और उसके लिए वे डिसीजन को चेंज कर दिया। ये बात वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। से इट डैडी। तो अभी भी वो वापस कह रही है कि डैडी आप बताओ, क्या आप मुझे कल स्टोरी सुनाओगे? वेल वी विल सी, नाउ एटलीस्ट हैव अ रेस्ट, स्टे ऑन द बेड, यू आर ए गुड गर्ल। तो जैक अभी तक तो मना कर रहे थे कि नहीं, ऐसी कोई कहानी होती ही नहीं है, लेकिन जब जो बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं है तो कह रहे हैं कि चलो कल देखेंगे, हम देखेंगे कल हम क्या सुनेंगे, लेकिन अभी के लिए तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो, तुम अपने बेड में रहो, तुम लेट जाओ और थोड़ी देर के लिए रेस्ट करो क्योंकि तुम एक बहुत अच्छी गर्ल हो। तो तुम अपनी डैडी का कहना मानो, तुम सो जाओ, थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लो।
ही क्लोज द डोर एंड वेंट डाउनस्टेयर्स। ऐसा करके वो गेट बंद कर देता है जो के रूम का, और अब वो नीचे आ जाता है। क्लेयर हैड स्प्रेड द न्यूज़पेपर्स एंड ओपन्ड द पेंट कैन एंड वेयरिंग एन ओल्ड शर्ट ऑफ हिज ऑन टॉप ऑफ हर मैटरनिटी स्मोक वॉज स्ट्रोकिंग द चेयर रेल विथ हर डिप्ड ब्रश। अब जब वो नीचे आता है तो नीचे आके वो क्या देखता है, जो उसकी वाइफ थी क्लेयर, उसने क्या कर रखा है, पूरे फर्श पर न्यूज़पेपर स्प्रेड कर रखे हैं, न्यूज़पेपर फैला रखे हैं। तो हमने पढ़ा था स्टोरी में पहले कि क्लेयर क्या कर रही थी, सारे वुडन फर्नीचर को वो पेंट कर रही थी। तो पेंट से फ्लोरिंग खराब ना हो, फ्लोर खराब ना हो, इसलिए उसने फ्लोर पे न्यूज़पेपर बिछा रखे थे, और उसने एक पेंट का बड़ा सा कैन भी खोल रखा था। तो वो पेंट कर रही थी तो पेंट का कैन उसने खोल रखा था, और उसने क्या पहना हुआ था, उसने उसकी हिज यानी जैक की, तो क्लेयर ने जैक की एक पुरानी शर्ट पहनी हुई थी ताकि उसके कपड़े खराब ना हो जाएं पेंट से। तो उसने एक पुरानी शर्ट पहनी थी जैक की, किसके ऊपर, अपने मैटरनिटी स्मोक के ऊपर। मैटरनिटी कहते हैं बच्चों जो कपड़े प्रेगनेंसी में पहने जाते हैं, स्मोक होती है ड्रेस। तो इस तरह की एक ड्रेस उसने पहनी हुई थी जो कि बहुत ही लूज होती है, जिसे प्रेग्नेंट वुमेन पहनती हैं। तो मैटरनिटी यानी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, तो जो प्रेगनेंसी में कपड़े पहने जाते हैं वो ड्रेस उसने पहनी हुई थी, और वो ड्रेस खराब ना हो पेंट से, तो उसने उसके ऊपर जैक की एक पुरानी शर्ट पहनी हुई थी। और फिर वो क्या कर रही थी, वो एक चेयर के रेल को स्ट्रोक कर रही थी। स्ट्रोक कहते हैं अपने यानी कि एक ब्रश का यूज़ लेके एक ब्रश से वो स्ट्रोक कर रही थी, और वो ब्रश भी कैसा था, डिप्ड यानी डूबा हुआ था। यानी कि वो पेंट कर रही थी तो पेंट करने के लिए उसने एक ब्रश ले रखा था, उस ब्रश को उसने पेंट में पहले डिप किया, और फिर उस डिप्ड ब्रश से वो चेयर पे पेंट कर रही थी, स्ट्रोक कर रही थी, पेंट के स्ट्रोक वो लगा रही थी। Above him, footsteps vibrated, and he called, "Johnny, shall I come up there and spank you?" The footsteps hesitated. तो बच्चों जैक अब नीचे आ गए हैं। वो जो को बोल के आए थे सोने के लिए, लेकिन जैसे ही वो नीचे आते हैं, जो अपने बेड से बाहर आ जाती है और रूम में चलने लगती है। तो उसके चलने से फुटस्टेप्स की आवाज़ें आती हैं, जो उसके पैरों की कदम थे उससे थोड़ा सा वाइब्रेशन होता है, एक वाइब्रेशन फील होता है, और उसको फील करते ही जैक समझ आते हैं कि जो सो नहीं रही बल्कि वो अपने बेड से बाहर आ गई है और रूम में चल रही है। तो जैक नीचे से ही जोर से बोल के कहते हैं कि जोनी, क्या तुम चाहती हो मैं ऊपर आऊं और ऊपर आके मैं तुम्हें स्पैंक यानी थप्पड़ मारूं। तो जो को सोने के लिए बोल के आए थे, लेकिन जैक के आते ही जो फिर से सोने की बजाय रूम में चल रही है, तो जैक को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं, क्या तुम चाहते हो मैं ऊपर आके तुम्हें चांटा मारूं। तो जैक की आवाज़ सुनते ही जो थी, जो कि रूम में चल रही थी इतनी देर से, वो रुक जाती है। तो फुटस्टेप्स का जो वाइब्रेशन हो रहा था वो वाइब्रेशन भी रुक जाता है, हेजिटेट यानी वो रुक जाता है, कम हो जाता है, जो अब नहीं चल रही है, फिर से वो अपने बेड पे चली गई है। That was a long story, क्लेयर सेड। तो बच्चों जैक बहुत देर से आए हैं नीचे, वो जो को ऊपर स्टोरी सुना रहे थे, क्लेयर को पता है, तो इतनी देर से जो नीचे आए हैं उनको बहुत टाइम लगा है। तो क्लेयर कहती है कि आज तुमने बहुत लंबी स्टोरी सुनाई, आज की स्टोरी तो बहुत ही लंबी थी। द पुअर किड ही आंसर्ड। तो जो जैक है वो कहता है, बेचारी बच्ची। एंड विथ अटर वेरीनेस वॉच्ड हिज वाइफ लेबर। अब जो जैक है वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है, अटर यानी बहुत ज़्यादा, तो उसको बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। तो इतनी ज़्यादा थकान से वो अपनी वाइफ को इतना लेबर यानी मेहनत करते हुए देख रहा है। तो हमने पढ़ा था कि इसकी जो वाइफ है क्लेयर, वो प्रेग्नेंट है, और प्रेगनेंसी में वो इतना हैवी काम कर रही है, इतनी हैवी फर्नीचर वो खिसका रही है, उन्हें पेंट कर रही है, तो इतना हार्ड वर्क वो कर रही है, इतनी मेहनत वो कर रही है। तो जैक अपनी वाइफ को इतनी मेहनत करते हुए देख रहा है, और वो खुद भी बहुत ज़्यादा थका हुआ है। उसने इतनी लंबी स्टोरी जो को सुनाई है, और इसके अलावा बच्चों मेंटली भी बहुत ज़्यादा थका हुआ है। अभी भी जो जैक को भी बहुत अजीब लग रहा है कि जो इस तरह से रिएक्ट कर रही है, वो पेरेंट्स का कंट्रोल बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पा रही बच्चों के ऊपर। उसे ये बात अच्छी नहीं लग रही थी कि जो है इस तरह से क्यों सोच रही है कि पेरेंट्स को ऐसा नहीं करना चाहिए था, रोजर स्कंक की मम्मी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस बात से भी जैक थोड़ा परेशान है।
The woodwork, a cage of moldings and rails and baseboards all around them, and was half old tan and half new ivory, and he felt caught in an ugly middle position. तो बच्चा वो नीचे आके और क्या देखता है, उसकी जो वाइफ है क्लेयर वो पेंट कर रही है सारा फर्नीचर, तो पूरे लिविंग रूम में सारा फर्नीचर इधर उधर फैला हुआ है, बिखरा हुआ है। तो वो देखता है कि चारों तरफ वुड वर्क है, वुडन के फर्नीचर हैं, जिसमें कि केज ऑफ मोल्डिंग्स भी हैं, रेल्स भी हैं, बेसबोर्ड्स भी हैं। तो वही सारा फर्नीचर उसे अपने चारों तरफ दिखाई दे रहा था। और वो फर्नीचर कैसा था, आधे फर्नीचर पे तो ओल्ड टैन, पुराना टैन कलर था। तो बच्चों क्लेयर जो है वो फर्नीचर पेंट कर रही है। तो पहले सारा फर्नीचर का कलर क्या था, टैन। टैन बच्चों हम जानते हैं लाइट ब्राउन कलर होता है, क्रीमिश कलर जिसे हम कहते हैं। तो पहले सारे फर्नीचर पे टैन कलर था। तो अभी भी आधा फर्नीचर तो वैसा ही है जिसपे कि पुराना टैन कलर हुआ है, और आधा फर्नीचर कैसा हो गया, जिसपे नया आइवरी कलर हुआ है। तो पहले फर्नीचर का कलर था टैन, और अब क्लेयर उसके ऊपर कलर कर रही है आइवरी। तो अभी भी आधा फर्नीचर तो कैसा है, पुराना कलर वाला टैन फर्नीचर है, और आधा फर्नीचर क्लेयर जो है वो पेंट कर चुकी है, तो उस पे नया वाला आइवरी कलर हो चुका है। और ये सब देख के जैक क्या फील करता है, उसको लगता है कि वो एक अगली मिडिल पोजीशन में फंस चुका है। तो बच्चों ये अगली मिडिल पोजीशन जो है बहुत सारी बातों को रेफर करके यहाँ पे कहा गया है। बच्चों जैक जो है वो इस समय क्या फील कर रहा है, वो जो को एक स्टोरी सुना रहा था, लेकिन जो है उसे स्टोरी की एंडिंग समझ नहीं आई, अच्छी नहीं लगी, और उसको चाहती थी कि उसके अकॉर्डिंग स्टोरी चले। तो जैक को पहली चीज़ वो ये परेशान कर रही है कि जो स्टोरी जैक की थी, जैक सुना रहा था, तो जो को उससे क्या प्रॉब्लम है, जो उसे उसी तरह से एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रही, वो अपनी तरफ से एक हैप्पी एंडिंग की स्टोरी में क्यों चाहती है। सेकंड बच्चों जो इसलिए जैक इसलिए भी परेशान है कि जो ने जिस तरह से रिएक्ट किया था, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था कि रोजर स्कंक की मम्मी जो है वो रोजर स्कंक पे इतना ज़्यादा कंट्रोल करती हैं कि वो उसको अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग स्मेल भी जो उसने अपनी चेंज की थी वो भी उसकी मम्मी ने फिर से चेंज करवा दी। तो जो के इस रिएक्शन से जैक को ऐसा लगता है कि शायद जो खुद भी ऐसा ही फील करती है, शायद जो को भी नहीं पसंद कि उसके पेरेंट्स उसको कंट्रोल करे, उसको गाइड करे, जिस तरह से वो चाहती है वो सारा काम अपने अकॉर्डिंग करना चाहती है। उसे भी अपनी लाइफ पे अपने ऊपर पेरेंट्स का डिसीजन शायद पसंद नहीं था, इसके लिए भी जैक बहुत ज़्यादा परेशान है। तो जैक को ऐसा लगता है कि वो फंस चुका है एक मिडिल पोजीशन में, और उसको ये भी लगता है कि उसकी वाइफ इतनी मेहनत कर रही है, वो प्रेग्नेंट है, इसके बाद भी वो इतना हार्ड वर्क कर रही है, इतनी मेहनत कर रही है, और वो अपनी वाइफ को हेल्प नहीं कर पाया। तो इन सारी चीज़ों की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है, और उसे लगता है कि वो एक बहुत ही अगली पोजीशन में फंस चुका है, जहाँ से वो अब बाहर निकलना चाहता है। वो बहुत ज़्यादा थक भी चुका है, तो वो अब इस पोजीशन को थोड़ा सा चेंज करना चाहता है। एंड दो ही एज वेल फेल्ट हिज वाइफ्स प्रेजेंस इन द केज विथ हिम, और वो ये भी फील करता है कि ये जो केज है जिसमें वो अपने आप को फंसा हुआ पाता है, उसे लगता है कि उसकी वाइफ भी उसी केज में है, अपनी वाइफ की प्रेजेंस भी वो उसी केज में फील करता है। उसे लगता है कि जिस तरह से वो फंसा हुआ है, वो फील करता है कि उसकी वाइफ भी उसी केज में उसी के साथ वहाँ पर फंसी हुई है। He did not want to speak with her, work with her, टच हर एनीथिंग, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि इस समय वो कुछ भी करे। वो अपनी वाइफ से बात नहीं करना चाहता था, अपनी वाइफ के साथ वो कोई काम नहीं करना चाहता था, अपनी वाइफ को वो टच भी नहीं करना चाहता था। इस समय वो कुछ भी नहीं करना चाहता था। तो वो देख रहा है कि उसकी वाइफ कितनी मेहनत कर रही है, लेकिन फिर भी वो अपनी वाइफ की इस समय हेल्प नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके माइंड में भी बहुत सारी बातें चल रही है। वो जो के एटीट्यूड से बहुत परेशान है कि जो इस तरह से रिएक्ट कर रही है, इसका मतलब है जो के माइंड में क्या चलता है, जो अपने ऊपर अपने पेरेंट्स का डिसीजन नहीं चाहती, पेरेंट्स का कंट्रोल नहीं चाहती। इस बात से भी जैक बहुत ज़्यादा परेशान है। वो इतना थक चुका है कि इस समय वो कुछ नहीं करना चाहता। अपनी वाइफ को मेहनत करते हुए देख रहा है, फिर भी वो अपनी वाइफ की हेल्प तक नहीं करना चाहता। कुछ समय के लिए वो अकेले बैठ के इन सारी बातों के बारे में सोचना चाहता है। वो उससे लग रहा है कि वो एक पोजीशन में फंस चुका है जो कि बहुत ही अगली है। इस पोजीशन से वो बाहर आना चाहता है, सारी चीज़ों को वो ठीक करना चाहता है, जो का एटीट्यूड वो ठीक करना चाहता है। ये सारी बातें इस समय वो उसके माइंड में चल रही हैं। तो बच्चों यहाँ हमने चैप्टर एंड कर लिया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और एक अच्छा मैसेज ये चैप्टर हमें देता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।